हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भाई हम प्रीवियस लेसन स्टेट ऑफ मैटर के बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं जो लास्ट सेशन में हमने किए थे वहीं से आगे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, होप सो कि आप लोगों ने उनको प्रैक्टिस किया होगा। आसान से पीवी इक्वल एनआरटी एक ही इक्वेशन लगानी है ना। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइंग 5 डेसीमीटर क्यूब एट 3.32 बार। देखो सब कुछ दे रखा है इसने, क्या छोड़ा। टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, टी इक्वल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद में यहाँ 4 मोल दे रखे हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं। तो मोल ऑफ द गैस कितने हैं? 4 मोल है। ठीक है, ऑक्यूपाइंग तो वॉल्यूम दे रखा है 5 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, फर्दर क्या है? बार प्रेशर भी दे रखा है, पीवी सब कुछ तो दे रखा है इसने 3.32 बार। ठीक है, और क्या बचा? आर की वैल्यू भी गिवन दे रखी है 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। देखो ये तो सबके पीछे मिलेगा आपको, ये याद रख लेना, पर केल्विन पर मोल सभी आर की वैल्यूज के साथ मिलेगा। सिर्फ ये टर्म बदलती है, ये दो टर्म बदलती है जिसकी वजह से ये वैल्यू बदल जाती है। तो ऐसी ऐसी 2-3 वैल्यूज हैं जो आप याद रख लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए बाकी की आर की वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ 2-3 वैल्यूज हैं वो, है ना। तो चलिए, तो यहाँ इन्होंने सब कुछ दे दिया। पीवी इक्वल एन आर टी। तो देखो भाई टी हमें निकालना है, एन की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू पता है, सब कुछ आता है, सब कुछ भर सकते हैं। तो सिंपल और साफ, पीवी इक्वल एन आर टी। तो यहाँ इन्होंने टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टी इक्वल पीवी बाय एन आर 50 केल्विन। केल्विन में आंसर आएगा, बस ये याद रखें। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, ये बार में प्रेशर करा, डेसीमीटर क्यूब लीटर ही होता है, याद रखना। डेसीमीटर क्यूब और लीटर एक ही बात है। आर की वैल्यू पुट कर दी, 4 मोल पुट कर दिया। इन सबको जब डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी किया, लास्ट में केल्विन हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। मोल कॉन्सेप्ट आता है आप सभी को? मोल वाला लेसन? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट में फिर भी आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, बहुत आसान है ना। 1 मोल जो होता है, 1 मोल जैसे 1 दर्जन होता है, 1 दर्जन में 12 चीजें होती है। 1 मोल में कितनी होती है? 0.022 into 10 raised to power 23 10 raised to power 20. यस atoms, राइट। molecules, ions. इक्वल किसके होता है ये? मोलर मास of C12. इन ग्राम। ठीक है, मोलर मास इन ग्राम। मोलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, उसके इक्वल हो जाए। और इक्वल होता है 22.7 लीटर And ऑफ गैस। कोई भी गैस हो सकती है एट एसटीपी। तो यहाँ पर एसटीपी 22.4 लीटर भी होता है भाई। तो टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.16 केल्विन। याद रखना है 0.16 केल्विन होता है एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, जनरली हम इसको 273 ले लेते हैं, अकेला ले सकते हो, कोई Yes. दिक्कत नहीं। और प्रेशर जो होता है, प्रेशर 1 बार है यहाँ पर, याद रखना 1 बार। लेकिन यही टर्म और लगा के मैं इसको लिख रहा हूँ, या फिर ठीक है इसका कलर बदल देते हैं। ठीक है, या फिर इसी टर्म को आप लिख सकते हैं 22.4 लीटर। देखो लीटर बदल दिए मैंने, है ना। ऑफ गैस, किसी भी गैस के एट एसटीपी। ये भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब दो स्टैंडर्ड कैसे हो सकते हैं, इसका भी रीजन बताऊंगा। यहाँ टेम्परेचर तो सेम है, कोई फर्क नहीं है, 273.16 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर में कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर में गड़बड़ आती है। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो प्रेशर में डिफरेंस है, और वो प्रेशर है कितना? 1 atm। एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा एटमोस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर डालता है, दैट इज 1 atm। तो यहाँ प्रेशर था कितना? 1 बार, है ना। देखिए जरा, यहां पर प्रेशर है Yes. 1 बार, और 1 बार अगर प्रेशर है तो 22.7 लीटर। और अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है तो 22.4 लीटर। यानी प्रेशर Yes. ज्यादा बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक और बार में क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है। और मैंने कल लिखवाया भी था कि 1 atm के अंदर क्या होता है, 1.0132
25 भी आगे लगता है बट उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बार होते हैं, ठीक है। और 1 बार जो है वो कितने पास्कल के इक्वल है, 10⁻5 पास्कल के इक्वल होता है, ठीक है। एक और रिलेशन है भाई, 1 ATM के अंदर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी आपको मिलेगा 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, मरकरी के कॉलम कितनी ऊंचाई पर चला जाता है। या फिर 1 बार जो है, 1 बार में कितने mm होते हैं, 750 mm होते हैं, ठीक है, मरकरी। अब mm या टोर, कई जगह पे टोर भी लिखा होता है, तो आप इस mm को टोर भी लिख सकते हैं, टोर, ध्यान देना दोनों एक ही बात है, TOR, ठीक है, टोर, यहाँ पर भी TORR, तो mm या टोर एक ही चीज होती है, कोई फर्क नहीं है। तो ये कुछ यूनिट कन्वर्जन्स हैं जो आपके काम आएंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। तो इस स्लाइड को नोट कर लेना, बहुत काम की स्लाइड है ये, जब भी अगर ये पता है तो सब पता है। तो यहाँ देखिए 1.4 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, मोल देखो 1.4 ग्राम नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन है, गिवन मास दे रहेगा 1.4, मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का, 28, यस। तो नंबर ऑफ मोल निकालूंगा, Yes, sir. नंबर ऑफ मोल निकालूंगा तो क्या निकलेगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। 2 जा जाएगा तो ये 10 नीचे था तो कितना आएगा अभी, 0.2, यस सर। नहीं 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 नहीं, जी क्या भैया आएगा, नहीं इतना तो नहीं आएगा। 0.05। सुनिए 10 नीचे आ गया, 2 आ गया तो 20 बन गया, तो 10.5 Yes, sir. समझ में आया कैसे बना, ये Yes, 10 sir. नीचे लगा दिए, 28 आ गया, 14 1 जा 14 2 जा, तो 2 से इसको डिवाइड करूंगा 1 को तो ये 0.5 आएगा, और 10 नीचे है तो 0.05 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये इतने मोल आ गए मेरे पास, किसके मोल है, डाई नाइट्रोजन के। तो इतने मोल मेरे पास नाइट्रोजन के मोलिक्यूल आ गए। अब एक मोलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन का यस सर। 1 मोलिक्यूल, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इक्वल 14, एक में 7 होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 मोलिक्यूल में। अब इतने मोल में कितने मोलिक्यूल होते हैं हमें पता है, 1 मोल 6.022 10⁻23 होता है, तो 0.05 मोल कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ जाएंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई में 0.05, ये इक्वल आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोलिक्यूल्स लिखेंगे इसको, ठीक है, मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। यस, क्लियर है? यस सर। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन आपको पता है, एक मोलिक्यूल में आपको पता है 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने मोलिक्यूल्स में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है। तो 1.4 ग्राम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन्स विल बी 6.022 into 10⁻23 into 0.05 into 1.4, यस नहीं सॉरी 14 आएगा, एक में 14 होते हैं ना, ठीक है, क्लियर है? यस सर। बस फिर ये आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, क्या लिखोगे, जो भी तुक्कड़मबाजी करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखो 5 को जब मल्टीप्लाई करते हो 6 से तो 30 आता है, 5 6 का 30 होता है, तो यहाँ पर इसने 0.30 लिख रखा, मतलब 5 से मल्टीप्लाई पहले से कर दी इसने, ठीक है, 0.05 का पॉइंट हटा दिए, तो पॉइंट हटने की वजह से ये 0.31 ऐसा कुछ आया, फिर 14, दैट्स इट। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया? यस सर। हमारा आंसर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बस मोल कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन था, यानी ये फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन है आपका, मोल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इस लेसन का नहीं है बट यहाँ पर डाल रखा है। हाउ मच टाइम वुड इट टू टेक टू डिस्ट्रीब्यूट 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन इफ, ये भी मोल कॉन्सेप्ट है भाई, 10⁻10 ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ईच सेकेंड, एक सेकंड में। अब देखना जरा, 1 सेकंड के अंदर आप क्या कर रहे हो, 1 सेकंड में 10⁻10 ग्रेन, इतने गेहूं के दाने, व्हीट ग्रेन आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इतने डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 1 सेकंड में।
आपको करने कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है भाई, वही जो मोल का नंबर होता है वही एवोगैड्रो नंबर होता है। तो एवोगैड्रो नंबर 6.022 23, ये होता है एवोगैड्रो नंबर। आपको इतने ग्रेन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और 1 सेकंड में आप इतने ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हो। तो नंबर ऑफ सेकंड टाइम निकालना है, कैसे निकलेगा। तो देखो भाई 10⁻10 ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टाइम जो लगता है वो इक्वल होता है 1 सेकंड। जो चीज रिक्वायर्ड होती है, जो टाइम निकालना है ना हमें कि इतने ग्रेन्स को निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम को राइट हैंड साइड में रखते हैं। ये हमारे पास एक यूनिट है, एक लाइन है जिसके अंदर दो चीजों का रिलेशन दे रखा है, टाइम का और ग्रेन का। हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो ग्रेन को लेफ्ट में और टाइम को राइट साइड में रखिए। 6ठी 7वीं क्लास में सिखाया जाता है। अब 1 की वैल्यू निकालिए। एक ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 10⁻10 जो है नीचे आ जाएगा, डिवाइड आएगा। 1 के लिए हमेशा डिवाइड होता है। अब उसके बाद 1 के बाद में एवोगैड्रो नंबर के बराबर ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.022 10⁻23 डिवाइड में क्या था 10⁻10। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऊपर मल्टीप्लाई में 10⁻−10। यस Yes. क्लियर है। बस ये 10⁻10 और 10 के बीच में 23 के बीच में रिलेशन निकाल लो, सीधा सीधा रिलेशन आ जाएगा। ये 10 माइनस हो गया तो 13 आ गया, बस बात खत्म। 6.022 10⁻13 सेकंड इट विल टेक, 13 सेकंड। ठीक है। अब इतने सेकंड में इन्होंने टाइम तो ईयर में पूछ रखा है भाई, यहाँ ईयर निकाल रखे हैं। तो इतने सेकंड, देखो ये तो हमारा सही आ रहा है सेकंड। ठीक है। अब सेकंड ये ईयर बनाने हैं तो 1 सेकंड में और 60 मिनट और 60 सेकंड में 1 मिनट होता है तो 60 से डिवाइड कर दिया। अब 60 मिनट में 1 घंटा होता है तो घंटे बन गए। 24 घंटे में 1 दिन होता है, 24 से डिवाइड कर दिया। 365 दिन में 1 साल बनता है, 365 से डिवाइड कर दिया। तो इन सबसे मल्टीप्लाई आपस में नीचे डिवाइड हो गए, तो ये हमारे पास बन गए साल। और साल भी कितने आ रहे हैं पता है, देखो 1 सेकंड में 10⁻10 कितना होता है, 10⁻10 मिलियन, बिलियन, बिलियन होता है क्या, बिलियन है या उससे ज्यादा है, देखो काउंट करो। 1 अरब, दिस इज 1 अरब। 1 अरब दाने 1 सेकंड में अगर आप नीचे गिरा रहे हो तो 1.9 अप्रोक्सीमेटली 2 लगा लो इनटू 10⁻6। तो 10⁻6 मतलब 20 लाख, 20 लाख साल लगेंगे 1 मोल दाने नीचे गिराने के लिए। सोचो 1 मोल कितना बड़ा नंबर है। समझ में आया किसी को? Yes, sir. 20 लाख, लगभग 20 लाख साल लगेंगे अगर 1 मोल नंबर को आप हर सेकंड 1 अरब दाने गिरा रहे हो। 1 सेकंड में 1 अरब दाने, फिर भी 20 लाख साल। सोचने वाली बात है। हमारी उम्र तो मुश्किल से 70-80 साल होती है ना, 20 लाख साल। तो सोचो 20 लाख साल तो इट्स मोर देन इनफ, सोच से भी परे, इतना बड़ा नंबर है। और हम लोग हर रोज बोल देते हैं 1 मोल, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। बहुत आसान है ना बोलना, लेकिन कितना छोटा एटम होता है और कितना नंबर में है, ह्यूज नंबर में। आप लोग ना जब 18 ग्राम पानी पीते हैं, मोलर मास ऑफ वाटर 18 है, 2 हाइड्रोजन का 16 ऑक्सीजन का, 18 ग्राम पानी में 1 मोल मोलिक्यूल होते हैं पानी के। मतलब आप 18 ग्राम कितना होगा, 2 घूंट पानी। 2 घूंट पानी जब आप पीते हैं तो आप 1 मोल पानी के मोलिक्यूल पीजिए। और अगर हर सेकंड 1 अरब मोलिक्यूल भी अगर आप पानी पी रहे हैं, हर सेकंड 1 अरब, तो आपको 1 मोल पीने में 20 लाख साल लगे। और हम तो 1 मिनट में छिटक जाते हैं, है ना कमाल, कितना जबरदस्त नंबर है ये। ठीक है। तो सोचो हम कितना खाते हैं, कितना पीते हैं, जरूरत से ज्यादा, है ना। ठीक है। Yes. चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ से आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो ये साल इन्होंने निकाल दिए। ठीक है। कुछ इस तरह से आप इनको सोल्व जरूर करके देखा करो, मोल कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन ए मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम डाई नाइट्रोजन है, डाई ऑक्सीजन है सॉरी। तो आपके पास O2 जो है वो 8 ग्राम है। ठीक है, ये जरूर लिखना चाहिए साइड में। 4 ग्राम आपके पास डाई हाइड्रोजन है। H2 जो है वो 4 ग्राम है। ठीक है। कन्फाइंड इन ए वेसल ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखो वेसल का इन्होंने वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, वेसल का वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब या लीटर कह लीजिए, इसे 1 लीटर है। ठीक है, और टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 में 273 जोड़ दीजिए, केल्विन बन गया 300 केल्विन। ठीक है, ये आपको टेम्परेचर दे रखा है।
और आर की वैल्यू भी दी हुई है 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो यहां से अब आप ध्यान दें कि इसने पूछा क्या है, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है हमें, टोटल मोल पता होने चाहिए बस, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास होता है। अभी ऑक्सीजन के मोल कितने निकलेंगे, गिवन मास 8 ग्राम है, डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है। क्लियर है? Yes, sir. 8 1 जा 8 4 जा कितना आया 1/4 मोल। और हाइड्रोजन 2 ग्राम होता है हाइड्रोजन का मोलर मास, तो गिवन मास 4 ग्राम डिवाइड में 2, तो ये आपके पास आ गया 2 मोल। यस, क्लियर है? Yes, sir. टोटल मोल कितने हो गए, टोटल मोल 1/4 प्लस में 2, 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.25 होता है 1/4, तो 2.25 लिख दूं। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो भाई Yes, sir. टोटल मोल मुझे पता लग गए। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन वॉल्यूम पता है, पीवी इक्वल एनआरटी लगा सकते हैं, पीवी इक्वल एनआरटी। नंबर ऑफ मोल्स पता है, टेम्परेचर पता है, आर पता है, प्रेशर नहीं पता, वॉल्यूम पता है 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब दे रखा, तो P इंटू 1 इक्वल N की वैल्यू 2.25 मल्टीप्लाई में R की वैल्यू 0.083 मल्टीप्लाई में T की वैल्यू 300, दैट्स इट। तो प्रेशर कितना आ जाएगा, सॉल्व करो इसे, कर सकते हो सॉल्व, क्या है ये 100 से तो ये 2 जीरो हम काट सकते हैं, सिंपल। 225 मल्टीप्लाई में 0.083, दैट विल बी द आंसर, इनटू में 3। ठीक है, ये आ गया प्रेशर। क्लियर है भाई, और ये बार में आने वाला। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. यहाँ पर देखिए 2.25 है, पॉइंट इतना है 300 है, डिवाइड में 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो ऑब्वियस है उसको डिवाइड क्यों करना है, इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. तो दो अलग अलग गैसेस भी हैं तो उनके नंबर ऑफ मोल्स जुड़ जाते होते हैं, ये ध्यान दे लेना। इससे यही हमें शिक्षा मिलती है कि नंबर ऑफ मोल को आप जोड़ सकते हो गैसेस को, ठीक है, लेकिन उनका ग्राम में मास मत जोड़ देना, क्योंकि मास जोड़ोगे तो हमें फिर मोलर मास तो दोनों का अलग अलग है ना। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स आप जोड़ सकते हो, अमाउंट जोड़ सकते हो कि किसके कितने, नंबर ऑफ मोल का मतलब हमें मोलिक्यूल पता लग गए, एक मोल में हमें मोलिक्यूल पता होते हैं कितने, तो ये वैसे काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 31.1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर, आर की वैल्यू 0.083 बार पर केल्विन पर मोल लीटर। बार लीटर दे रखा है या डेसीमीटर क्यूब दिया हो, एक ही बात है, लीटर और डेसीमीटर क्यूब एक ही होता है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर भी सब कुछ दे रखा है, इसमें देखो ग्राम में क्या दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है, हमें पता है CO2 का मोलर मास कितना होता है, CO2 इसने 8.8 ग्राम दे रखी है, तो मैं इसको निकाल सकता हूँ 8.8 डिवाइडेड बाय 44 ग्राम होता है मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितना आ जाएगा, 1 जा 2 जा, ऊपर 2 लगेगा और नीचे आ गया 10, तो 0.2 क्या आ गए, मोल आ गए। ठीक है, तो इतने इसके मोल बन गए, मोल। अब मोल आ गए कार्बन डाइऑक्साइड के, टेम्परेचर हमें पता है कितना है 31.1 डिग्री सेल्सियस, तो प्लस में 273 केल्विन। तो बताओ भाई कितना बनेगा, इसको प्लस करने पर 273 केल्विन को जोड़ते हैं तो 304.1 केल्विन। ठीक है, क्लियर है सबको? टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, 1 बार का प्रेशर है। ठीक है, आर की वैल्यू भी दे रखी है, तो पीवी इक्वल एनआरटी को लगाओ, पी पता है, वी निकालना है, मास पता है, गिवन मोलर मास पता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, V इक्वल एम बाय पी, पी नीचे आ गया ना, पीवी इक्वल एनआरटी था, और एम मोलर मास भी दे रखा है। ये क्यों मोलर मास दिया, अभी वॉल्यूम निकालना था, मोलर मास की क्या जरूरत पड़ी, कुछ समझ में आया ये क्यों दिया? चलो हम करते हैं इसको, पीवी इक्वल एनआरटी। तो प्रेशर कितना है, प्रेशर दे रखा है, बिल्कुल दिया हुआ है 1 बार, 1 मल्टीप्लाई में वॉल्यूम तो निकालना ही है, तो V आ गया। N नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं, बिल्कुल हमने शो निकाल लिए, 0.2 है। R 0.083 मल्टीप्लाई में T, टेम्परेचर कितना है 304.1। ठीक है, बस हो गया, तो ये सीधा निकल आएगा वॉल्यूम। बताओ इसने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज करा, कोई तुक बनता है इसका?
1 बार 44। इसने क्या किया, ये जो मोलर मास से नंबर ऑफ मोल बनाने हैं वो यहीं पे यूज कर लिए, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। इसको अलग सोल्व नहीं किया जैसे हमने अलग सोल्व किया, ये अंदर ही सोल्व कर रहा है। इसके अलावा बाकी की चीजें, आर की वैल्यू है हमारी भी ये सही है, इन दोनों की वैल्यू देखो, इन दोनों की वैल्यू आएगी 0.22, हमने 0.22 लिख रखा है, फिर आर लिखा हुआ है हमने भी आर लिख लिया, फिर 304 लिख रखा है 304 लिख रखा है। उसके बाद में नीचे 1 बार है, वो 1 बार तो नीचे लगाओ ना लगाओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, बात क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो यानी सेम सॉल्यूशन हाँ। आ रहा है, देयर इज नथिंग डिफरेंट। ठीक है, वॉल्यूम इतना ही आएगा। और याद रखना कैलकुलेशन खुद करना सीखिए। एक अच्छी बात बताता हूँ आपको, किसी ने कहा था कि अगर आप आईआईटी या नीट की तैयारी करने वाले किसी दोस्त को कैलकुलेटर गिफ्ट कर देते हैं, कैलकुलेटर, इसका मतलब आप उसके दुश्मन है, दोस्त नहीं है। किसी को आईआईटी नीट में अगर हराना हो तो उसको कैलकुलेटर गिफ्ट दिया जाता होता है। कैलकुलेटर उसके रूम में पड़ा रहना चाहिए, उसके सामने पड़ा हुआ है, जब वो क्वेश्चन लगा रहा होगा कैलकुलेटर पे कट 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 करके आंसर निकाल लेगा, या फोन से निकाल लेते हैं बच्चे, है ना, कैलकुलेटर से, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे वहां पर कैलकुलेशन आपके लिए बिगेस्ट प्रॉब्लम रहेगी। कैलकुलेटर से आदत पड़ जाती है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना भूल जाओगे। मल्टीप्लाई डिवाइड भूलोगे नहीं, मतलब है कि उसकी स्पीड स्लो हो जाए। कुछ चीजें तो कुछ कैलकुलेशंस याद हो जाती होती है ना, पता है आपको, तो वो कैलकुलेशंस भी याद नहीं होंगी। मल्टीप्लाई करोगे बार बार, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो मतलब क्या, 2-3 क्वेश्चन छोड़ के आओगे, 2-3 क्वेश्चन गलत भी कराओगे क्योंकि कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं है। हो गया काम, समझ में आया? Yes, sir. Yes, यानी अगर सिलेक्शन हो रही हो तो भी नहीं होगी, तो गलती से भी कैलकुलेटर से नहीं करना है, खुद करने हैं सारे, हर रोज करने हैं, यही प्रैक्टिस है, खुद हर रोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए एक अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्या कहता है, द मिक्सचर, ए मिक्सचर ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर है, एट 1 बार प्रेशर, प्रेशर इकट्ठा दे रखा दोनों का, ठीक है, कंटेन 20% ऑफ वेट बाय डाई हाइड्रोजन, इसका वेट जो है डाई हाइड्रोजन का 20% है। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर बताना है। तो पार्शियल प्रेशर बताने के लिए आपको पार्शियल प्रेशर वाला कुछ फॉर्मूला भी आना चाहिए कि टोटल प्रेशर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मोल फ्रैक्शन को, तो वो पार्शियल प्रेशर आ जाता है। ठीक है, ये हमने पिछले उसमें किया था क्लास में। ये देखिए, ये रहा वो फॉर्मूला। अगर आप पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं हाइड्रोजन का, तो टोटल प्रेशर को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन से, ये मोल फ्रैक्शन है हाइड्रोजन का, तो आपके पास पार्शियल प्रेशर आ जाता है। हमें टोटल प्रेशर पता है, कितना है टोटल प्रेशर, देखिए जरा, टोटल प्रेशर उसने दिया है 1 बार। क्लियर है भाई? थोड़ा हटके ये क्वेश्चन, 1 बार प्रेशर है टोटल, दोनों गैसेस का टोटल प्रेशर दे रखा है, और 20% बाय वेट है हाइड्रोजन। तो जरा हाइड्रोजन को निकालें कितनी है, तो हाइड्रोजन का अमाउंट उसने दे रखा है 20% बाय वेट, यानी 20/100। अगर हाइड्रोजन 20 है, ठीक है, तो 100 मतलब टोटल है, टोटल। ये समझ में आ रहा है? आपके अगर 20, अगर मान लीजिए किसी की 80% नंबर आते हैं, इसका मतलब टोटल 100 में से 80 आए हैं। तो यहाँ पर टोटल 100 है, उसमें से 20 जो है हाइड्रोजन है, तो टोटल 100 है, 20 हाइड्रोजन है, और बाय वेट दिया है, तो मैं ये कह सकता हूं इसे कि हाइड्रोजन जो है वो 20 ग्राम अगर मैं मान लूं। ठीक है, क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो ऑक्सीजन जो है वो Yes, sir. के तौर पर कितनी होगी, sir. टोटल 100 थी, उसमें से 20 ग्राम माइनस कर दो, 80 ग्राम ऑक्सीजन है मेरे पास। अब ये रेशो आएगा, मुझे नहीं पता कितने ग्राम है, बट ये रेशो आ गया मेरे पास कि हाइड्रोजन 20 ग्राम है, तो ऑक्सीजन 80 ग्राम होनी चाहिए कम से कम। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब अगर रेशो आ गया तो इसके नंबर ऑफ मोल बना सकते हैं हम, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास दे रखा है, तो मोलर मास यानी कि हाइड्रोजन की अगर मैं मोल निकालना चाहूँ, H2 के मोल कितना निकलेंगे, H2 के मोल, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, दैट इज 2, है ना, कितना आ गया, 10 मोल हाइड्रोजन है। और सेम एज चीज ऑक्सीजन के मोल अगर मेरे को निकालना है, तो ऑक्सीजन कितना मोल आएगा, गिवन मास 80 है, डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 32। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा भाई, 80/32, जल्दी से बताओ, कैलकुलेटर यूज मत करना। 80 डिवाइड बाय 32 किया सॉल्व किसी ने? 2.5. यस, 2.5 मोल मेरे पास आ गए इसके ऑक्सीजन के। देखो कमाल की बात, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 80 ग्राम ऑक्सीजन थी, फिर भी उसके 2.5 मोल आ रहे हैं।
हाइड्रोजन सिर्फ 20 ग्राम थी, फिर भी उसके 10 मोल आ रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन कम होते हुए भी उसके मोल ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास हल्का है भाई। आप एक तरबूज ले रहे हो, तरबूज का वजन 10 किलो है, और तरबूज के साथ अंगूर ले रहे हो एक, तो अंगूर के गुच्छे में भी 10 किलो वजन नहीं होता ना। तो वही कहानी यहाँ है, यानी मोलर मास अलग है, अमाउंट भले ही हाइड्रोजन का यहाँ ज्यादा है, मोल ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है, बट ये हल्का है, इसलिए ये कम 20 ग्राम होते हुए भी 10 मोल आ रहे हैं। ग्राम में 20 है, मोल 10 है, मतलब नंबर ज्यादा है, संख्या ज्यादा है। क्लियर है, ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. तो इसलिए किसी का ग्राम देख के ये मत समझना कि ये 80 ग्राम है तो ये ज्यादा अमाउंट है। बेशक ये आपको ज्यादा अमाउंट लग रहा है, बट इसका जो नंबर है, जो संख्या है, वो 80 ग्राम वाले की कम हो सकती है। 2.5 मिल रहा है सिर्फ, और यहाँ 10 मिल रहा है, 5 गुना ज्यादा हो गया, 4 गुना, है ना, 4 गुना ज्यादा हो गया। अब देखिए, अब हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं हाइड्रोजन का। मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 10 मोल, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। 10 तो हाइड्रोजन के थे, 2.5 किसके थे? ऑक्सीजन के, तो टोटल आ गया। तो कितना आया? 10 डिवाइडेड बाय 12.5। 12.5. यस, मोल फ्रैक्शन आ गया। Yes, sir. हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन आ गया, तो देखो ध्यान से, हाइड्रोजन का प्रेशर भी निकाल लेंगे हम। हाइड्रोजन का प्रेशर कितना आ जाएगा? तो यहाँ देखो भाई, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? इक्वल होता है पी टोटल, टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई को मैं पॉइंट लिख लूँ, है ना, क्योंकि मुझे मोल का साइन भी ऐसा ही बनाना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो मैंने मोल फ्रैक्शन तो हाइड्रोजन का निकाल लिया, तो प्रेशर अब मुझे पता लग जाएगा, टोटल प्रेशर 1 था, और यहाँ मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है? 10/12। 10/12 को सोल्व करते हैं तो कितना आएगा भाई? 0.8 आता है, ठीक है, नीचे दे भी रखा है, ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या जिसको 0.8, तो 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? 0.8 बार। बार। हाइड्रोजन का प्रेशर पता लग गया, टोटल प्रेशर आपको पता है, टोटल प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर 1 बार है, तो बताओ ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है? ऑक्सीजन का प्रेशर 0.2. है ना, 1 माइनस टोटल में से माइनस कर दो, 2 ही तो गैस हैं, 0.2 बार। Yes. यहाँ पर पीवी इक्वल एनआरटी का कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, ठीक है। तो हमें निकालना क्या था वैसे? कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई, सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्रोजन का निकाला था, ऑक्सीजन का तो निकालना भी नहीं था, हमने ऑक्सीजन का भी साथ में निकाल दिया, सोल्व कर दिया। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब देखिए आगे एक और क्वेश्चन दे रखा है, फालतू क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ही नहीं है एक्चुअली, ये ऐसे ही है, फिजिक्स का क्वेश्चन है वैसे, नॉट केमिस्ट्री। आपको व्हाट वुड बी द एसआई यूनिट फॉर द क्वांटिटी पीवी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, इसका एसआई यूनिट, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? प्रेशर का प्रेशर क्या होता है भाई? मास बाय वॉल्यूम। मास का होता है केजी, वॉल्यूम का कितना होता है? मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब होना चाहिए इसका, है ना। पर प्रेशर का एक और यूनिट होता है जो इनके एसआई यूनिट के हिसाब से होता है, प्रेशर का यूनिट होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी तो है, न्यूटन ऐसा यूनिट है फोर्स का, तो फोर्स पर मीटर स्क्वायर भी लगा सकते हैं, ठीक है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ उन्होंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को यूज किया है ऐसा यूनिट। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. यस सर। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का स्क्वायर है तो मीटर क्यूब होता है वॉल्यूम, तो मीटर क्यूब का स्क्वायर, मीटर का 6 बन गया, और टेम्परेचर केल्विन होता तो केल्विन का स्क्वायर बन गया, एन नंबर ऑफ मोल होता है, मोल आ गया। तो क्या आया आंसर? तो देखो ये मीटर का स्क्वायर था माइनस में, और ये मीटर का 6 था प्लस में, तो क्या बचेगा? मीटर का 4 बच गया पॉजिटिव, और K2 बच गया, और नीचे पर मोल है, नीचे पर मोल है। समझ में आ गया? फिजिक्स में आप लोग ये करते हैं, वो LMN ऐसा कुछ लिख के, है ना। MLT। हाँ, Yes, sir. तो पहला यूनिट में फिजिक्स में आता होता है ना, ये वैसा ही है। तो Yes, भाई sir. ये 11th क्लास में फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन है, और यस सर। ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन ऊपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन के कोई मायने नहीं है, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जरा। देखिए, इन टर्म ऑफ चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ टर्म, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दे लेना, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ की टर्म के अंदर आपको क्या बताना है? इन टर्म ऑफ चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन व्हाई
-273 डिग्री सेल्सियस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। ये सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्यों होता है -273 डिग्री सेल्सियस, ये आपको बताना, और वो भी चार्ल्स लॉ की टर्म के अंदर। चार्ल्स लॉ सबने किया हुआ है यस सर। ना, तो चार्ल्स लॉ के टर्म में अब हम उसी को टेम्परेचर का मिनिमम निकालने वाले हैं। इसका एक ग्राफ था, अगर आपको याद हो तो, ग्राफ किया हुआ था हमने, तो यहाँ पर उसी ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और आपको थोड़ा वो बेटर क्लियर हो जाएगा कि ग्राफ में क्या दे रखा है। ठीक है, तो उस ग्राफ को करने से पहले आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, तो देखते हैं आपको कितना ग्राफ के बारे में पता है। लेट मी शो यू अगेन। ठीक है, तो देखो भाई, चार्ल्स लॉ का एक फॉर्मूला है, VT वॉल्यूम एट टेम्परेचर T इक्वल होता है वॉल्यूम एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी चीज का जो वॉल्यूम है, और उसके अंदर 1 प्लस टेम्परेचर जितना भी है, 0 डिग्री केल्विन है, ये 0 केल्विन है, सॉरी 0 केल्विन नो डिग्री सेल्सियस इट इज। ठीक है, डिवाइडेड बाय 273 और ये बंद हो गया। अब यहाँ पर जो T है ना, अब ये याद रख लेना, ये T जो है, ये वाला T जनरली हम सारी जगह पर टेम्परेचर क्या लेते हैं, केल्विन में, लेकिन ये T केल्विन स्केल से पहले का, ये फॉर्मूला केल्विन स्केल से पहले का, इस T की वजह से केल्विन स्केल आया था, ये अब आपको पता लगेगा। तो T जो है वो क्या है, ये हमेशा डिग्री सेल्सियस में है, डिग्री सेल्सियस। इस फॉर्मूले में टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लिया जाता है, इस फॉर्मूले में। बाकी सभी फॉर्मूलों में टेम्परेचर केल्विन में रहता है, लेकिन चार्ल्स लॉ के अंदर दूसरा फॉर्मूला भी है, चार्ल्स लॉ का PV T1 V1 समथिंग समथिंग, है ना, उसके अंदर तो चार्ल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर जो है वो केल्विन में ही है, लेकिन ये फॉर्मूला है जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करता हूँ, ये कैसे काम करता है। तो देखिए जरा, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ। ये था हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस, सो कोल्ड 0 डिग्री सेल्सियस, हम इसको 0 मानते हैं। 0 का मतलब क्या होता है, कहां, जहां से चीजें शुरू होती हैं, ऐसा ही है ना, क्लियर है बेटा, यस सर। जहां से चीजें शुरू होती है। तो हमने एक 0 डिग्री सेल्सियस लिया टेम्परेचर। अब मैंने क्या किया कि ये एक गैस ली, ठीक है, मैं इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे पीछे। एक्स्ट्रा प्लॉट का मतलब है कि मैं 0 से भी पीछे ले गया, माइनस में भी ले गया। ठीक है, तो आप कहेंगे माइनस भी हो सकता है टेम्परेचर, हो सकता है, बट 0 तो वो होना चाहिए ना जो सच में कोई चीज की वैल्यू 0 हो जाए जहां पे। तो मैंने देखा कि मैं एक गैस ली मैंने, और मैंने उसका टेम्परेचर देखो, यहाँ टेम्परेचर मान लो कि ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है। ठीक है, स्केल मतलब उसमें नहीं है। ठीक है, ये 2000 है। आप इसको स्केल को थोड़ा सही तरीके से मानना, आप अपनी तरफ से कुछ भी मत मान लेने लग जाना। ये 10,000 है। अब आप गैप को देखेंगे तो गैप तो बहुत कम है, तो आप कहेंगे ये 10,000 नहीं हो सकता, है ना, वैसा नहीं है, इमेजिनेशन करना है। क्लियर है बेटा? यस सर। तो अब मैंने क्या किया कि एक गैस ली, वो मान लो कि मैं, अगर हमें पता है ऑक्सीजन क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड बन जाती है, नहीं बनती, नो सर। है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन का वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो यहाँ आप देखिए, ये जो बार है ये वॉल्यूम का बार है, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन का वॉल्यूम इतना है, किसी और गैस का, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का वॉल्यूम है ना, नाइट्रोजन का वॉल्यूम उससे थोड़ा ज्यादा है। तो मुझे पता है 0, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। बढ़ाने पर गैस एक्सपेंड करती है, वॉल्यूम बढ़ेगा, यस और नोट, है ना। टेम्परेचर 10 हुआ, 100 हुआ, ये देखो 1000 हो गया, यस सर। तो वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है, सिंपल। तो अगर मैं टेम्परेचर 0 से कम करूं तो मैंने ये देखा कि जब मैंने टेम्परेचर को 0 से कम किया और मैं कम करता गया करता गया करता गया, तो एक पॉइंट आया जहां पर, इस पॉइंट पर क्या हुआ, वॉल्यूम तो 0 हो गया। देखो वॉल्यूम 0 हो गया ना, यस, क्लियर है। यस सर। अब मैंने दूसरी गैस के लिए भी चेक किया, जो दूसरी गैस थी उसका भी मैंने देखा कि जब मैं उसको बैक किया तो वो भी इसी पॉइंट पे मिल रही है। तीसरी कोई और अदर गैस ली मैंने, सभी गैसेस इस पॉइंट पर आकर उनका वॉल्यूम 0 हो जाता था, यानी इस टेम्परेचर पर आकर उनका वॉल्यूम क्या हो गया, सभी गैसेस का वॉल्यूम 0 हो गया, चाहे वो कोई भी गैस थी, एनी गैस। ये समझ में आया भाई? Yes, sir. गैस 1, Yes, sir. गैस 2, गैस 3, ठीक है, आप कोई भी किसी भी तरह की गैस ले सकते हैं, गैस 4,
गैस 5, गैस 6, ठीक है। तो ये सभी गैसेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके इनका वॉल्यूम क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। तो यहाँ पर इस टेम्परेचर को जब मैंने मेजर किया तो ये टेम्परेचर था -273.16 केल्विन। क्लियर है? यस सर। Yes, सॉरी, क्या ये डिग्री सेल्सियस है यार, सॉरी, इतना डिग्री सेल्सियस। तो अब मुझे ये समझ में आया, ये डिग्री सेल्सियस है। तो अब मुझे ये समझ में आया कि इतना डिग्री सेल्सियस असलियत में यहाँ चीजों का वॉल्यूम 0 हो जाता है, ठीक है। और ये वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू 0, वॉल्यूम यहाँ पर 0 हो जाता है। तो फिर हमने कहा कि हमने जो 0 दे रखा ना, 0 डिग्री सेल्सियस, इसकी बजाय हम इसको 0 दे दो, तो हमने इसको बोल दिया कि ये है 0 डिग्री 0 केल्विन। इसको 0 केल्विन का नाम दे दिया, और 0 केल्विन इक्वल हमने कर दिया -273.16 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन में इतने डिग्री सेल्सियस होता है, यानी एब्सोल्यूट 0। अब हमने बाद में कहा कि डिग्री सेल्सियस तो नकली टेम्परेचर है, ये सही वाला नहीं है। हम असलियत में वो टेम्परेचर लेंगे जो चीजों को सच में 0 कर देता हो, तो जिससे वॉल्यूम 0 हो जाता है। तो ऐसा टेम्परेचर हम उसको 0 मानेंगे जहां पर गैसेस का वॉल्यूम, सभी गैसेस का 0 हो रहा था। यूनिक नंबर नहीं, सभी गैसेस एक ही पॉइंट पर 0 हो रही है, कोई कम पे कोई ज्यादा पे ऐसे होनी चाहिए, बट नहीं, ये नेचर था। सभी गैसेस लास्ट में आके यहाँ 0 हो रही थी। जब उसको एक्स्ट्रा प्लॉट किया पीछे की तरफ, तो क्या गैस का वॉल्यूम 0 हो सकता है? गैस लिक्विड बन जाएगी, सॉलिड बन जाएगी, तो गैस का तो वॉल्यूम 0 ही हो गया एक्चुअल में। तो समझ में आ गया बेटा सबको? yes, sir. तो ये वो चीज है Yes, sir. जब गैसेस का वॉल्यूम इस पॉइंट पर 0 है। तो इस पॉइंट को मैंने देखा था, वो डिग्री सेल्सियस में आ रहा था, माइनस का 273.16। अब मैंने इसको बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम एब्सोल्यूट 0 बोलेंगे, असली वाला 0, एब्सोल्यूट 0। हमने केल्विन को बोला भाई ये असली 0 है, बट यहाँ डिग्री सेल्सियस में तो उसकी वैल्यू है, तो हमने इसको 0 मान लिया और इसको बोला एब्सोल्यूट 0। ये एब्सोल्यूट 0 है, केल्विन इज द एब्सोल्यूट 0, और उसके ऊपर डिग्री सेल्सियस इतने होते हैं। ये समझ में आ गया? तो यहां से आया हमारे पास क्या, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ केल्विन, और उसके बाद से केल्विन को ऐसा यूनिट माना गया। यस बेटा, क्लियर है सबको? केल्विन ऐसा यूनिट कैसे बना, यस सर। है ना? ठीक है। अब देखो, अब उसको फॉर्मूले से समझते हैं। वो तो ये तो चलो जनरल थ्योरी हो गई, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले से समझते हैं। तो फॉर्मूला देखिए क्या है, वीटी किसी भी गैस का वॉल्यूम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इक्वल होता है जो उसका 0 डिग्री सेल्सियस, ये वाला। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन में कंफ्यूजन हो जाती है। केल्विन वाला तो फिर 0 केल्विन तो बहुत पीछे है, और 0 डिग्री सेल्सियस तो बहुत आगे है। तो 0 डिग्री सेल्सियस वाला जो वॉल्यूम है, 0 डिग्री सेल्सियस किसी गैस का जो वॉल्यूम, मान लो एक गैस का वॉल्यूम ये था, दूसरी का ये, तीसरी का ये, चौथी का ये, तो इस तरह से गैसेस का वॉल्यूम यहाँ पर है 0 डिग्री पर। उस वॉल्यूम में आप 1 प्लस जो भी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है आपके टेम्परेचर की, 1 प्लस डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की वैल्यू डिवाइड बाय 273.16 होता है एक्चुअल में। अगर इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, वी नोट से, तो जो टी की वैल्यू जो भी भरेंगे उस डिग्री सेल्सियस पर उस पर्टिकुलर गैस का वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका क्या, चार्ल्स-लॉ। अब चार्ल्स-लॉ ने ये तो बोल दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ टेम्परेचर को भर दूं, कितना भरूं, टेम्परेचर को -273 भर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये कटेगा, -1 आ जाएगा। 1 में से 1 को माइनस किया, ये ऑलरेडी 1 यहाँ है, 1 में से 1 को माइनस किया तो ये 0 हो गया, ये टर्म 0 होगी। वी नोट से मल्टीप्लाई करेंगे, वी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि वी आ गया 0, यानी कि वॉल्यूम 0 हो जाता है। 273 पर, -273 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। यहाँ फॉर्मूले से भी ये क्लियर हो रहा है। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. तो यहां से पता लगा कि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो -273.16 डिग्री सेल्सियस होता है, लोएस्ट, जिसको हम 0 केल्विन मानते हैं। यूनिवर्स का टेम्परेचर कितना है पता है? जो स्पेस है यूनिवर्स में, उसका टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन। जहां कुछ नहीं है वहां हीट कैसे हो सकती है? समझ में आ रही बात? Yes, sir. वो बहुत ठंडा है, इसलिए यूनिवर्स बहुत ठंडा है, खाली जगह। लेकिन क्या सच में पूरा यूनिवर्स ठंडा है? नहीं। स्टार डस्ट का नाम सुना होगा आपने, स्टार से जो मिट्टी, धूल, मिट्टी, कण, जब यस स्टार सर।
टूटता है तो वो पूरे यूनिवर्स में मतलब स्पेस में भी आपको धूल के मिट्टी के कण मिलेंगे, कहीं कहीं मिलेंगे बट मिलेंगे, मतलब हल्की फुल्की गैस फॉर्म में मटेरियल मिलेगा। इसलिए जो स्पेस है, स्पेस का टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है, उसका टेम्परेचर 1 और 2 केल्विन है। केल्विन यानी -271 डिग्री सेल्सियस या -272 डिग्री सेल्सियस। केल्विन 1 या 2 कह सकते हैं। तो यानी स्पेस में भी कहीं कहीं तो 0 केल्विन है जहां बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन ज्यादातर जगह में स्पेस बिल्कुल खाली नहीं है, वहां कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं स्टार डस्ट के। जब कोई तारा मरता है, जब कोई स्टार मरता है तो क्या होता है, वो फट जाता है, बहुत से तारे फट जाते हैं, बहुत से तारे कोलैप्स होकर वो बना देते हैं डार्क होल, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक होल, है ना। तो जो तारा फटता है, वो फटा हुआ तारा बहुत सारी गैसेस रिलीज करता है, पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है, वो चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है जब तक उनको कोई अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि खाली स्पेस है तो पूरे खाली स्पेस में फैल जाती है। तो ऐसे करके सारा यूनिवर्स बिल्कुल खाली तो नहीं है, ठीक है, हर जगह गड़बड़ी गड़बड़ है, कोई भी चीज आपको खाली नहीं मिलने वाली, हर जगह कोई ना कोई मिलेगा, ठीक है। दैट इज इट। क्लियर है बेटा सबको? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन एक करेंगे हम, फिर इसके बाद में क्लास को ऑफ करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, इफ 1 ग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर टेकन एट एसटीपी, व्हिच ऑफ द गैसेस विल ऑक्यूपाई ग्रेटेस्ट वॉल्यूम एंड स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, ठीक है। कौन सी गैस का वॉल्यूम कम होगा, कौन सी वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम कम होगा। ईच 1 ग्राम ऑफ ईच फॉलोइंग गैसेस आर टेकन एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर दिए। अब गैस का हमने 1 ग्राम लिया किसी गैस का, तो उसका बताना है वॉल्यूम किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा। तो मोल कॉन्सेप्ट भाई, 1 मोल ऑफ गैस के अंदर कितना होता है, 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी, यानी कि यहाँ प्रेशर क्या है, 1 atm वाला प्रेशर ले रखा है। Yes, sir. ठीक है, अगर बार वाला लेता तो 22.7 लेता हूँ। और याद रखना, जब कुछ ना दिया हो तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लेना है। Yes, sir. एसटीपी में अगर नहीं दे रहा, कुछ वो बोलता नहीं है, वो सीधा बोलता है एसटीपी, Yes, तो sir. मान लेना कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा है। अगर वो बार बता रहा है और एसटीपी भी बता रहा है और बार भी बोल रहा है, तब आप बार वाला लोगे। अगर उसने बार का नाम नहीं लिया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही स्टैंडर्ड माना जाता है। हालांकि एग्जैक्ट स्टैंडर्ड तो बार वाला है, सही वाला, लेकिन क्योंकि सारी कैलकुलेशंस नॉर्मल एनवायरनमेंट में की जाती है, नॉर्मल एनवायरनमेंट का हमेशा प्रेशर फिक्स रहता है 1 एटमॉस्फेयर, इसलिए इसको भी स्टैंडर्ड की तरह हम घिसते आ रहे हैं। तो ये कंट्रोवर्शियल है वैसे तो, है ना, ऐसे कैसे दो स्टैंडर्ड बना रखे हैं यार। तो एक वो स्टैंडर्ड है जो जनरल यूज होता है और यूज वाला एटमॉस्फेयर होता है, और एक वो है जो असलियत में कैलकुलेशन में यूज होता है। जो कैलकुलेशन में कहाँ यूज होता है, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जब हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, तो कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं कंप्यूटर के अंदर जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आप उसके अंदर कोई डाटा डालोगे, उसको प्रेशर वॉल्यूम सब कुछ बता देगा अपने आप कैलकुलेट करके, बहुत जबरदस्त वाली चीज है ना। तो वो वाले सॉफ्टवेयर भी होते हैं, उनको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बता देगा, पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। तो वैसे इसको मॉलिक्यूलर डॉकिंग बोलते हैं। तो वैसे कुछ करके तगड़े तगड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, 20-20 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर आता है। आपने सुना होगा विंडो 10,000 में आती है, विंडो 5,000 की आती है ना, सुना हुआ है। कंप्यूटर की विंडो, विंडो तो मायने नहीं रखती, वो तो बहुत चीप है समझो, और हमें वो भी महंगी लगती है कंप्यूटर की विंडो। जबकि सोचो केमिस्ट्री का सॉफ्टवेयर, सिर्फ सॉफ्टवेयर है, जैसे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना गूगल स्टोर से, तो वो एप्लीकेशन तो फ्री इंस्टॉल हो रही है, वहां ऐसे ही कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वो, और केमिस्ट्री का सॉफ्टवेयर है 20-20 लाख रुपए के सॉफ्टवेयर है। सोचो कमाल की चीज होगी ना। वहां वो सॉफ्टवेयर बार को यूज करते हैं, हम उसको एटमॉस्फेयर में देंगे ना, तब भी वो ऑटोमेटिकली उसको बार में कन्वर्ट करेगा और बार को यूज करेगा। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. ठीक है, तो यानी अगर एटमॉस्फेयर हमारे यूज का है इसलिए जनरल ये चलता है, वरना बार कैलकुलेशन के लिए एक्चुअल में स्टैंडर्ड तो बार है। तो देखो भाई 1 मोल गैस के अंदर इतने लीटर होते हैं, बिल्कुल सही है, हमें पता 1 ग्राम गैस है, 1 ग्राम गैस है CO, तो CO के मोल निकालो ना। तो CO के मोल कितने निकलेंगे भाई, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, कितने निकल गए, 12 दूना 24 और 4 28, तो यानी 28 ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल होती है। क्लियर है, 28 ग्राम में 1 मोल, और 1 मोल में उसने सबका वॉल्यूम पूछा है, तो 1 मोल में आपको वॉल्यूम निकालना है, तो 1 मोल में तो 22.4 लीटर होगा। क्लियर है, 1 मोल में सभी गैसेस के लीटर फिक्स रहेंगे, 1 मोल में ग्राम बदलते रहेंगे। तो 1 मोल में 28 ग्राम होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, हमें तो 1 ग्राम में चाहिए, तो 1 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होगा भाई, 22.4 डिवाइड बाय 28, यानी कि वही है 28 ग्राम में इतने लीटर हैं,
तो 1 ग्राम में कितने होंगे 22.4 डिवाइड बाय 28 लीटर, ये आ गया लीटर। क्लियर है? 1 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड के लीटर। Yes, sir. अब 1 ग्राम वाटर गैस, उन्होंने वाटर दिया दूसरी वाली गैस, तो 1 ग्राम वाटर गैस का क्या होगा? वाटर का मोलर मास होता है 18, वाटर भी गैस बन सकता है, तो भाई 18 ग्राम में होते हैं 22.4 लीटर, 1 ग्राम में कितने होंगे 22.4 डिवाइड बाय 18। सेम टेक्निक लगा सकते हो, क्या आ गए? फिर सेम नेक्स्ट देखो CH4 का मोलर मास होता है 16, तो 1 मोल में होते हैं 16 ग्राम में होते हैं 22.4 लीटर, 1 ग्राम में कितने होंगे 22.4 डिवाइड बाय 16, मोलर मास 16 है, तो ये इसके भी आगे 1 ग्राम के लीटर। नेक्स्ट 1 ग्राम NO नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 14 28 और 2 30 आ गया, तो 22.4 लीटर डिवाइड बाय 30 लीटर एट STP। इसका भी सेम प्रोसेस, सबको समझ में आया ये प्रोसेस? 1 ग्राम में हमें पता लग गया CH4 के कितने लीटर हैं, NO के कितने लीटर हैं, वाटर के कितने लीटर हैं, 1 ग्राम में सबके पता लग गया। अब ये पता लग गया तो भाई 1 इनको डिवाइड करेंगे तो कौन ज्यादा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, आप आसानी से निकाल सकते हो। तो 1 ग्राम CH4 विल ऑक्यूपाई मैक्सिमम वॉल्यूम, CH4 का सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। देखो ऊपर, अब इसको निकालने का, सॉल्व नहीं करना, नीड नॉट टू सॉल्व दैट, क्यों? 22.4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऊपर वाली टर्म तो सबकी बड़ी है, सबकी सेम है, तो नीचे वाली टर्म देखो जिसकी सबसे छोटी है, किसकी नीचे वाली टर्म सबसे छोटी है? CH4 में 16 है, सबसे छोटी है CH4, यानी कि ये छोटी टर्म से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बड़ी आएगी ना, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आएगा CH4 का। फिर 18 है टर्म, तो इसका वॉल्यूम दूसरे नंबर पर होगा, फिर 28 है, इसका वॉल्यूम तीसरे नंबर पर होगा, फिर 30 है, सबसे बड़ी टर्म का वॉल्यूम सबसे कम होगा। यस, क्लियर है? डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना, तो ये आसानी से इस तरह से सोल्व अपने आप ही हो जाएगा, नीड नॉट टू डिवाइड इट। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। आज के लेक्चर में इतना ही था बेटा, सबको समझ में आया सारा कुछ? आसान है? आप ये समझिए सारा का सारा लेसन जो एनसीईआरटी कवर है वो सब का सब आपका सारे क्वेश्चन हो चुके हैं किसके? स्टेट ऑफ मैटर के। अब आप एडवांस मेंस लेवल के क्वेश्चन उठाइए, अगर ये सारे आपको आ गए, समझ आ गए, आपने एक बार सॉल्व कर लिए, बहुत आसान लेसन है, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती इसको। दोबारा आप एनसीईआरटी उठाइए, सॉरी मेंस लेवल उठाइए, ठीक है? मेंस लेवल के लिए मैंने आपको बोला है कि अपने टीचर से बुक्स पूछिए, अरिहंत की बुक्स आती हैं और उसमें सारे सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं, खुद सॉल्व कीजिए। अगर मैं हर रोज सोचो एक पूरा लेक्चर लग जाता है इस 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना? कई बार क्वेश्चन मेंस वाले बड़े होते हैं तो वो हो सकता है 4 ही क्वेश्चन सॉल्व हो, तो हर रोज अगर मैं आपको ये सारे समझाऊंगा तो हम सिलेबस नहीं करवा पाएंगे। तो आपको क्वेश्चन खुद करने होते हैं, सॉल्यूशन देखिए, नहीं सॉल्व हो रहा तो सॉल्यूशन देखिए, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा, फिर आप हमारे पास लेके आइए कि सर ये मेरा डाउट है, इसको क्लियर कीजिए, ठीक है? क्लास में वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं, आप उसे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। कोई क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हुआ तो मैं क्लास में भी वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा, है ना? कुछ इस तरह से सॉल्यूशंस होते हैं, यानी मेंस करना शुरू कर सकते हो अब आप लोग 5वें लेसन के लिए। सेम बाकी सभी लेसन्स के लिए शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे सारा कुछ अपने आप हो जाएगा, बट हर रोज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना? रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ भाई।